हैं राणा सांगा विवाद में चल रही बयानबाजी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड का राग यहां पर छेड़ दिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी जरूर याद कर लेना चाहिए और इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे तथा आगरा की हुई घटना की तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा ना कराए। तो राणा सांगा पर बयान देने को लेकर जो सपा सांसद हैं उनके घर के बाहर तोड़फोड़ हुई थी और उसी सिलसिले में जो समाजवादी पार्टी है वो विरोध जाहिर कर रही है और इस पर अब मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अब समाजवादी पार्टी पर एक तरह से निशाना साध दिया है और उन्होंने यहां पर कहा कि उनको 1995 की लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद करना चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए। राणा सांगा का मुद्दा सड़क से संसद तक गूंज रहा है। राज्यसभा में सपा सांसद रामचीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सपा सांसद रामचीलाल सुमन ने अपने भाषण में राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए दावा किया था कि उन्होंने मुगल बादशाह बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में आमंत्रित किया था। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने भी रामजीलाल सुमन के इस बयान की कड़ी निंदा की। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हम उनको हीरो की तरह सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम लोग दिल से मानते हैं आपने जो कहा वो बहुत सही कहा और देश का सेंटीमेंट है। हमारे कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग भी इससे सहमत है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं, अभी हमने खुद रुकाया अपने पार्टी के एमपी को, ठीक चेयरमैन का बात सुन लीजिए। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। हमारे एलओपी ने जो भावनाएं थी वो दर्शा दी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं और जिसका मैं सम्मान करता हूं कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं। तो आपने देखा यहां पर राणा सांगा का मुद्दा संसद में भी आज गूंजा है। वहीं नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि इस देश में जो भी देशभक्त है, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर कोई अगर किसी के घर पर जाकर तोड़फोड़ करता है, अगर कोई उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो ये हम कभी नहीं मानेंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं,
उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। वहीं इस विवाद पर आज लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सड़कों पर उतरे और हाथों में पोस्टर लेकर उन्होंने भी यहां पर इसको लेकर प्रदर्शन किया है। लेकिन इस पर जो सियासत है वो किस तरह से गरमा रही है, इसको आपने यहां पर देखा। संसद में इसकी चर्चा हुई, मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तो ये सूरत हाल है इस मुद्दे को लेकर। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, राणा सांगा पर एक बयान को देकर मामला यहां पर शुरू हुआ था और उसके बाद फिर वो तोड़फोड़ तक बात पहुंची और अब कांग्रेस पर निशाना बीजेपी साध रही है, मायावती सपा पर निशाना साध रही हैं। किस तरह की सियासत अब इसको लेकर होने लग गई है? देखिए ताबिश, रामजीलाल सुमन ने जो ये बयान दिया था वो बयान, उस पर तो विवाद चल ही रहा था। करनी सेना आपने देखा किस तरह से उनके घर पर पहुंची आगरे में और तोड़फोड़ की गई। लेकिन कल जब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद इस पर अब राजनीति तेज हो गई। उन्होंने कल कहा कि चूंकि रामजीलाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं, लिहाजा उन पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आज हमने देखा राज्यसभा में कि किस तरीके से इसी मुद्दे को अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा लिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनी आपने, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने और भी कही कि चूंकि वो दलित समुदाय के से आते हैं, क्या इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, और इस पर एक तरह से राजनीति शुरू हो गई। जाहिर है बीजेपी की तरफ से किरेन रिजिजू हों, पीयूष गोयल हों, या तमाम लोगों ने ये कहा कि इसमें राणा सांगा को वो एक नेशनल हीरो मानते हैं, राष्ट्रीय हीरो मानते हैं। लिहाजा उनके खिलाफ अगर कोई बात कही जाती है तो उसको किसी जाति या धर्म से देखना ठीक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बयान पर तो विवाद चल ही रहा था, लेकिन अब इस पर राजनीति हावी हो गई है और ये दलित बनाम। लेकिन प्रशांत, ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मामला थोड़ा सा यहाँ पर भटक गया है जहां से शुरुआत हुई थी? क्योंकि रामजीलाल सुमन से आपने बात करी, वो तो अपने जो उन्होंने कहा उस पर बरकरार हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस तरह के बयान अगर दिए जाते हैं ताबिश, तो इस पर जाहिर है राजनीति होगी ही। और कल अखिलेश यादव ने जब कहा तो उसे एक नया रंग दे दिया उन्होंने, राजनीति उसमें घुस गई। और उसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता हैं अब लगातार यही कह रहे हैं कि चूंकि रामजीलाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए उन पर आक्रमण किया जा रहा है। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि राणा सांगा को वो एक खास समुदाय से जोड़कर, एक खास जाति से जोड़कर देख रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि दलित जो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो दलितों तक पहुंचने की उनकी कोशिश है, इसी बहाने वो एक रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है। आपने ठीक कहा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, उनके बयान से हुई थी। लेकिन अब संसद में, राज्यसभा में आज कम से कम 20-25 मिनट इस पर सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। तो राजनीति इस पर हावी हो गई है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, एक मुद्दा है जिस पर अब सियासत जमकर यहाँ पर हो रही है। शुरुआत एक बयान से हुई थी, राणा सांगा पर दिए गए बयान पर। उसके बाद जिस तरह का विरोध हुआ, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे और अब जातियों पर यह मामला यहाँ पर आ गया है और इस पर जमकर अब सियासत हो रही है। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की यहां पर बात करते हैं। यूपी से बिहार तक नमाज पर तकरार जो है वो
एक तरह से देखने को मिली। सड़क पर नमाज को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक ये सवाल अब उठ गया है कि सड़क पर नमाज क्यों हो। प्रशासन ने भी सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी। मेरठ में इसको लेकर कुछ ज्यादा सख्ती की भी बात हुई। इसको लेकर लगातार बहस जारी है। कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा कि 10 मिनट की नमाज है, इससे कोई सुरक्षा में परेशानी नहीं होती। सालों से पीढ़ियों में ऐसी ही नमाज होती आई है। उन्होंने क्या कुछ और कहा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है कैराना से सांसद है इकरा हसन, जिस तरह से नमाज को लेकर पूरे देश में जो है खास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी अगर बात करें रोक लगाने की बात कर रहे हैं सड़क पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक 10 मिनट की नमाज है, इससे कहीं की सिक्योरिटी में कोई वो नहीं आती। और कई सालों से पीढ़ियों से इसी तरीके से नमाज होती है, ईद की नमाज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ ईद की नमाज क्योंकि एक त्यौहार है इसलिए इसकी नमाज ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसलिए सड़क पे हो जाती है। और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफ़रत जो मुसलमानों के खिलाफ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो हम ये हमारे देश में कई तरह के मज़हब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं, सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में। और मैं यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो हमारे देश की प्रथा है, जो खूबसूरत प्रथा है, उसे चलते रहने दें। संभल में तो जो है छत पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। संभल में तो अलग ही कुछ चल रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका तो दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने तो जिस तरीके से तानाशाही वो के साथ अपना राज चला रहे हैं वो सबके सामने है। तो ऐसी सरकारें लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका वक्त अब आ गया है, पूरा हो गया है और आने वाली 27 में जनता इनको जवाब देगी। और रही बात प्रशासनिक अधिकारी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि लगातार वो मीडिया के सामने आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जैसे कोई नेता भी ना करता हो। मेरठ में तो कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर पकड़ा गया तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये तो ना तो लीगल है और ना वैसे सही है। किसी का आप पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो आई है इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सामने आना चाहिए और लोगों को एक सही राह दिखानी चाहिए क्योंकि डर और परेशानी का माहौल पैदा किया जा रहा है ज़बरदस्ती इस तरह की बयानबाजी से। तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करके सामने आना चाहिए। संभल के सीओ तो यहाँ तक करें कि अगर आपको सेवई खिलाइएगा तो गुजिया भी खाने को तैयार रही है। जी, उनका तो देखिए दिमागी संतुलन बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता है। जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं वो तो केपेबल नहीं है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए। तो उन पर भी कार्रवाई हो। और एक बार नहीं हुआ है, एक बार कोई माफ़ भी करते, लगातार वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं और सामने आ रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई। एक अंतिम सवाल कि ये जो अलविदा की नमाज, अंतिम नमाज है, ईद है, उस समय ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सौगातें मोदी की आप लोग बात कर रहे थे एक दिन, तो ये अगर सिर्फ ऊपरी दिखावा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सौगात। हमें चाहिए हमारे हक अधिकार जो हमारे देश में संविधान के ज़रिए हमें मिले हुए थे और उनको कायम रखा जाए, यही हमारी मांग है। मुंबई से एसपी विधायक अबू आजमी का कहना है कि सड़कों पर नमाज की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सौगात नहीं, मुसलमानों को अधिकार चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं मोदी साहब से कि ये सारी चीजें सुन रहे हैं आप ना, और आप सौगात दे रहे हैं। ये क्या है सौगात? सौगात तो ये होना चाहिए कि देश में अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की बातें कर दुनिया में कहीं भी जब ईद होती है, जुमा होती है, तो लोग ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदू भाई लोग सड़कों खाली अपना इलाका खाली करते हैं, नमाज़ पढ़ लीजिए। आपने देखा नहीं कि जो अयोध्या में हुआ था, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दिया, मदरसे खोल दिया, घर खोल दिया, लोगों को खाना खिलाया, अपने कपड़े दे दिया, दिल खोल करके मदद किया। ये आप क्यों नहीं अनाउंस करते कि आपस में भाईचारगी हो, मेल जोल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो? ये बात कीजिए ना, सौगात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा सियासत यहाँ पर इस तरह की ये हो रही है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। मसला उत्तर प्रदेश से बिहार तक जो है वह पहुंचा है। यूपी से छिड़ा हुआ ये मामला बिहार तक पहुंच गया और बिहार में बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार के मंत्री ने नमाज को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप देखिए।
जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर के रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। मस्जिद के बगल में जो रोड है किसी के बाप की जागीर है क्या? हर अनुष्ठान में भीड़ें होती है 1 घंटा आध घंटा के लिए, तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, असंवैधानिक है। चेतना होता मुख्यमंत्री जी को तो बर्खास्त न कर दिया गया होता, लेकिन चेतना कहां है? तो आप देख रहे हैं ये नमाज को लेकर बयानबाजी जो है वो हुई थी, क्योंकि अलविदा का जुमा आज था, तो इसलिए ये एक मुद्दा जो है वो बड़ा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, यहाँ पर सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, लेकिन संभल में तो मामला छतों तक पहुंच गया कि छत पर नमाज पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए। किस तरह की नमाज आज हुई, आज जुमे की अलविदा की, कैसे इंतजाम थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सभी 75 जिलों में शांतिपूर्वक आराम से हर जगह पर नमाज हुई। मैं खुद लखनऊ में हूं और लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर हम मौजूद थे, ऐशबाग में ईदगाह पर भी हमारे साथी मौजूद थे, लेकिन सब जगह बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ, तसल्ली से हुआ। कोई सड़कों पर नहीं आया, जो नियम थे उसको पालन किया। अब रही बात राजनीति की, तो राजनीति में का एक सिद्धांत है कि वोट जैसे आए उस वोट को बटोरने और सहेजने के लिए बयानबाजियां की जाती हैं, और ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। जो अभी बिहार के नेता जो कह रहे थे कि किसी के बाप की जगह नहीं है सड़क, इस तरह की जो भाषा है ये सब अपने अपने वोटर्स को आकर्षित करने का प्रयास है। रही बात प्रशासनिक अधिकारियों को, तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक अधिकारी अगर नेताओं की तरह बयान देंगे तो उस पर आपत्ति ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसका संज्ञान कोर्ट ले सकता है। अब अगर बात करें यूपी की तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में संभल, जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई, जहां जामा मस्जिद को लेकर के एक कोर्ट का विवाद चल रहा है, मामला सब जुडिश है। इस वजह से प्रशासन वहां पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो मुसलमानों का भी त्यौहार खराब होगा, हिंदुओं का भी माहौल खराब होगा, और ये माहौल ना खराब हो इसकी कोशिश है। और इसी की कोशिश में जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी, ड्रोन कैमरों से सर्विलांस किया जा रहा था, पुलिस और पैरामिलिट्री लगाई गई थी, क्योंकि जो आम आदमी है वो हिंसा नहीं करता है। हिंसा सियासी लोग कराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माहौल ख़राब होता है तो उनका वोट बैंक अच्छा होता है, और इस वजह से कुछ लोगों की साजिशों का शिकार एक आम आदमी होता है, उसका त्यौहार होता है, उसकी खुशियां होती हैं। वो माहौल ना ख़राब हो इसकी कोशिश थी, और उत्तर प्रदेश में आज बेहद शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो नमाज हुई है वो पूरी तरीके से बीत गई। हम लखनऊ की बात करें, मेरठ की बात करें, संभल की बात करें, प्रयागराज, गोरखपुर, हर ज़िले में शांतिपूर्वक नमाज हुई। और जब हम बात करते हैं जुलूसों की, जब तुलना करते हैं कि साहब 10 मिनट के लिए अगर सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, तो हम ये भी सवाल कई बार जब हम कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब जुलूस निकालने की जो परंपरा मुहर्रम में होती है, जो चहल्लुम में होती है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। इसी तरह से जब हिंदुओं की बात होती है तो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, तो जो पारंपरिक तौर पर नियम है जिस त्यौहार को लेकर के उसको परमिशन दी जाती है, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने की परमिशन इसलिए नहीं दी जा सकती कि सड़क कोई धार्मिक जगह नहीं है। धार्मिक जगह उस चार दीवारी के अंदर है जहां मस्जिद है, और जब उस मस्जिद में जगह ना बचे तो आसपास की मस्जिदों में चले जाएं, अपने घरों के पास की मस्जिद में चले जाएं। इसलिए ये नियम बनाया गया है, क्योंकि सड़कों पर जब लोग बैठेंगे तो ट्रैफिक बाधित होगा, उसमें एम्बुलेंसेस भी फंसेंगी, उसमें आम आदमी भी फंसेगा, उसमें लोगों को दिक्कतें आएंगी। इसीलिए जागरण को लेकर के भी जब हिंदू जागरण करते हैं या कोई त्यौहार होता है तो उसकी अनुमति लेनी होती है, उसके लिए परमिशन होता है कि किस जगह पर लगाएंगे, और सड़कों की कोई परमिशन कभी नहीं होती है कि साहब आप सड़क ब्लॉक करके आप देवी का जागरण कराएं या नमाज कराएं, तो ये अनुमति नहीं होती है। और इसी वजह से, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो अपना तर्क दे रहा है, और जो राजनीति है वो अपनी भाषा की बात कर रही है, कि जिसमें कई लोग बिलो द बेल्ट भी जा रहे हैं। लेकिन जब तर्क की बात करते हैं तो जाहिर है कि तर्क यही है कि सब लोग शांतिपूर्वक खुशी से अपना त्यौहार मनाएं, इसी में सबकी भलाई है। बिल्कुल, लेकिन तर्क से इतर अब सियासत जो है इस पर काफ़ी गरमाने यहाँ पर लगी है। लेकिन बहुत शुक्रिया रणवीर आपका, आपने विस्तार से बताया किस तरह से आज जुमे का दिन जो है वो गुजरा है, शांतिपूर्ण तरीके से सब जगह पर नमाज हुई है। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी होती रही है, और मेरठ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलविदा की नमाज जो है वो आज हुई, वहाँ पर माहौल शांत है। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि सड़क पर नमाज में क्यों इतना ऐतराज है, ऐसी सख्ती सभी धर्मों पर लागू होनी चाहिए। वहां से हमारे सहयोगी रवि शंजन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मेरठ की शाही जामा मस्जिद में जो पवित्र रमज़ान के महीने की जुम्मे की अलविदा की जो नमाज़ होती है वो हो चुकी है शांतिपूर्ण तरीके से। नमाज़ ख़त्म होने के बाद में तमाम सारे लोग अभी बाहर निकले हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि जो ये कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके की प्रतिक्रिया रही आप लोगों के बीच में? जो शासन प्रशासन का ये आदेश था उसको हमने सबने माना है। किसी ने नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी है, और फिर भी अगर किसी बंदे ने एक नमाज पढ़ भी ली उसके लिए हम शासन और प्रशासन से माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं। कोई जल्दबाजी में आकर के उसको जगह ना मिली और उसने पढ़ ली हो, उसके लिए हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बात को इशू ना बनाया जाए। अच्छा, शासन ये भी कह रहा है कि जो ईद होगा उसमें भी आप लोगों के लिए अगर जगह कम पड़ती है तो एक मैदान की उन्होंने व्यवस्था की है, तो क्या हम नहीं, हम ये चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बात ऐसी ना हो जो शांति व्यवस्था ख़राब हो जाए। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर ईदगाह के अंदर नमाज की जगह कम पड़ गई तो हम किसी भी अन्य जगह पर हम नमाज अदा कर सकते हैं। बड़ी जगह हमें उपलब्ध करा दी जाए और इसलिए हमारे शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। और हिंदुस्तान ये गुलदस्ता है, ये चमन है, इसमें सब तरह के फूल हैं, सब तरह के मजहब के लोग रहते हैं। किसी भी धर्म के जात पे कोई विवाद ना हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब आपस में भाई भाई। क्योंकि चर्च हो या गुरुद्वारा हो या तीर या मंदिर हो, ये सब ये एक खुदा के भगवान के घर हैं। अच्छा सर, आप भी यहीं के हैं, मेरठ के हैं। अच्छा, जो अभी प्रशासन ने कहा है ये चीज़ें, और अभी तक माहौल बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, ईद की नमाज जो है वो अब पढ़ी जाएगी, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं और क्या कुछ आप लोग महसूस करते हैं? बस सुकून चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और थी कि वक्फ जो संशोधन बिल आ रहा था उसको लेकर भी आप लोगों के बीच में कहा गया था। देखिए, वक्फ संशोधन का मामला जो है, ये जो वक्फ की संपत्ति है, ये बुजुर्गों ने जो संपत्ति दी थी ये वक्फुल औलाद और वक्फुल सरकार करी थी। इसमें किसी का वैसे ज़्यादा दखल अंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति तो बहुत मंदिरों की भी है, गिरजाघरों की भी है, चर्चों की भी है, और बौद्ध धर्म के लोगों ने भी बहुत संपत्तियाँ जो है वो वक्फ में कर रखी हैं। तो इस पर कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये चमन है, ये गुलदस्तों की तरह हमेशा रहा है और ऐसा ही रहना भी चाहिए। आप नमाज आपने पढ़ ली? मेरा नाम आशिक इलाही गाजी है और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा है, यूथ लीग का महानगर अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो भी प्रशासन ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, उसको लेकर किस तरीके की? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यह है कि जिस तरह से अदर धर्मों को एक गवर्नमेंट की तरफ से आज़ादी मिली हुई है अपने धर्म के आधार के तरीके पे, अपने जो आस्थाएं हैं उनको लेकर अपनी पूजा करना, अपनी नमाज़ पढ़ना, तो मेरा कहना है प्रशासन की ये मुनासिब नहीं कि एक धर्म के ऊपर या एक समुदाय के ऊपर इस तरह का जो है दबाव बनाना, ये मुनासिब नहीं। 10 मिनट की नमाज है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो जिस तरह से यहाँ नमाज में भी हम देख सकते हैं किस तरह से मेरठ प्रशासन ने यहाँ पूरा निज़ाम जो है बेहतर बना कर रखा, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। नमाज बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से आप यहाँ व्यवस्था बना कर रख सकते हैं, तो आप चाहे तो ईदगाह भी बना कर रख सकते हैं, और नमाज वो मसला इतना बड़ा नहीं है, 10 मिनट की नमाज होती है, आप उसमें दे सकते हैं। मेरे प्रशासन से मांग है कि आप इसमें ऐसा ना करके आवाम को जो है छूट दे दी जाए नमाज़ पढ़ने की, तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है कि किसी भी लोगों को परेशानी ना हो, सड़क बंद करके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उस तरीके से ना हो, चाहे नमाज हो या हिंदुओं में जो जागरण लोग करते हैं, सड़क बंद कर दिया और कर रहे हैं, उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो आपको क्या लगता है नमाज के अलावा बाकी काम भी बंद है क्या? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि नमाज अगर चलो बंद कर दी जाती है ईद पर, ठीक बंद कर दी जाती है, तो क्या और जो समुदाय के जो अपने हो रहे हैं धार्मिक प्रोग्राम, क्या वे बंद हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन नियम के मुताबिक तो यही होना चाहिए कि सबके ऊपर में। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब प्रशासन अगर एक समुदाय पे इस तरह का नमाज़बंदी की अगर आदेश कर रहा है, आवाम से अपील कर रहा है कि आप नमाज ना पढ़िए, तो सभी के लिए तो मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, लोकतंत्र चल रहा है, सभी के लिए यहाँ बराबर सभी को अधिकार होने चाहिए। ये मेरी एक
मांग है प्रशासन से व प्रदेश सरकार से कि इस तरह का ना हो, पर नमाज पढ़ रहे हैं लोगों को इन्हें इजाज़त दी जाए। तो लोगों की आपने प्रतिक्रिया यहाँ पर देखी। इस बीच मेरठ के एसपी सिटी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पासपोर्ट रद्द करने की उनकी बात को गलत ढंग से लिया गया। वो बातचीत भी आपको दिखाता है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह हमारे साथ में हैं। आयुष जी, आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा था कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा जो भी लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। उस बयान पर कुछ लोगों ने ये कहा कि ये इस तरीके का बयान आपको नहीं देना चाहिए, आपस में सौहार्द है और आपकी मीटिंग भी हो चुकी थी कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़े। नहीं, ये देखिए गलतफहमी है। इसमें मैंने जो बोला था, ये बोला था कि रिक्वेस्ट की गई है और जो बैठेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जिसके खिलाफ यूजुअली मुकदमा पंजीकृत रहता है, तो उसमें हमारे पास जो पासपोर्ट और लाइसेंस के लिए आता है उसका क्लियरेंस तब तक नहीं दिया जाता जब तक कोर्ट से एनओसी प्राप्त ना हो जाए। ये मैंने उस दिन भी क्लैरिफाई किया था। ये गलतफहमी है लोगों को। इसमें ये बताया गया था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई किसी के ऊपर पेंडिंग है, मुकदमा पंजीकृत है, क्रिमिनल केस स्पेशली, नॉट सिविल केस, तो उसमें हम लोग तब तक क्लियरेंस नहीं देते हैं। तो मैंने इसी कंटेक्स्ट में ये चीज़ बताई थी कि अगर मुकदमा पंजीकृत। लेकिन जयंत चौधरी ने ये बोला कि इसमें ये इस चीज़ की बात आ रही है कि उस तरीके से तानाशाही या एक आदेश दिया जा रहा है बहुत एक कम्युनिटी के खिलाफ में, उस तरीके का संकेत। नहीं, देखिए हमारी रिक्वेस्ट है, अपील भी की है हमने, लगातार मीटिंग्स की है, हम लोग इनके लिए व्यवस्था भी बना रहे हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, अपील हमने की थी। हम लोग का जो इतने धर्मगुरु हैं, इमाम हैं, सब लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। उन लोगों ने भी अपने स्तर से अपील की है। लगातार निचले स्तर से भी मीटिंग हुई है, चौकी स्तर से, थाना स्तर से, उच्च अधिकारियों को स्तर से भी मीटिंग की गई। सभी लोगों ने आश्वासन भी दिया है। हम लोगों ने इनके लिए अलग से व्यवस्था भी की है। कई जगह 2 जगह नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था की गई है। अलग से भी ग्राउंड खुलवा के, फैज़ आम जैसे ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। ईदगाह में भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। यूजुअली देखा जाता है कि लोग लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, इस वजह से बाहर बैठ जाते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था की कि 1 घंटे पहले 40 मिनट्स पहले ये लोग आ जाएँ, जिसको भी नमाज़ पढ़नी है ईदगाह में, ताकि उनके लिए व्यवस्था सही से की जा सके। ईद के जो नमाज का टाइम है वो डिफ़र्ड टाइम हमने रखा है, 7, 7:30, 8, 8:30, अलग अलग टाइमिंग्स जो मस्जिद उसमें बात करके जितने भी हमारे ये हैं इमाम्स हैं उनसे बातचीत की गई है। उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया है, अपील भी की है सबसे कि आप जो आसपास की मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़े, ताकि किसी की नमाज़ छूटे ना। हमारे हमेशा कोशिश ये है कि किसी की नमाज़ ना छूटे, त्यौहार का समय है और शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जा सके। लेकिन अगर कोई लास्ट मोमेंट पर उस तरीके से पहुंचता है, जल्दबाजी में कहीं बैठ गया दूसरी जगहों पर, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या? नहीं, देखिए सीधे बताया गया है कि आसपास की मस्जिदों में इस बार हमने सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण की हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पे लोग टाइमली पहुँचे। उससे पहले हम लोग 15 मिनट पहले हम लोग डिफर्ट कर देंगे, उसको बफर एरिया क्रिएट करेंगे उसमें, ताकि वहाँ पे लोग जो भी बैठ भी गए हैं उनको जो आसपास की मस्जिदें हैं वहाँ पे हम लोग भेजने के प्रयास करेंगे। उनको बताया, हम लोग के पास भी लिस्ट हम लोग मंगवा रहे हैं कि किस समय कहाँ क्या टाइमिंग्स हैं, और जो आसपास के जितने मस्जिद हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि टाइमिंग्स क्लैरिफाई कर दिया जाए, सभी लोगों को पता हो कि मान लीजिए कोई ईदगाह पे पहुँचता है और 7:45 का टाइम है, अगर 7:30 बजे पहुँचते हैं और नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस समय 8 बजे, पौने 8 बजे किस मस्जिद में टाइम है जो आसपास की मस्जिद हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। जैसे फैज़ आम में हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है, उसके आसपास जो बात करेंगे हम लोग आसपास टाइम रखने का, ताकि कोई अगर किसी की नमाज़ छूट रही है उसमें नहीं बैठ पा रहे तो पास में जाके वो नमाज़ पढ़ सके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि क्या नमाज सड़क पर पढ़ने की इजाज़त भी कोई लेना चाहता है, या कुछ उस तरीके का कोई एप्लीकेशन या किसी ने डिमांड की हो कोई मुस्लिम समुदाय से? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था रोड पे पढ़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक से बाधित होता है। और लगातार हमने बताया भी है कि ये मैसेज भी दे रखा है इन लोगों को, क्लियरफाई सीधे कर रखा है कि आप रोड पे नहीं पढ़ेंगे। बाकी इसी वजह से हम लोग लगातार इनसे अपील कर रहे हैं, लगातार मैसेजिंग कर रहे हैं, ताकि गलतफहमी ना रहे किसी को भी। रोड पर पढ़ना अलाउड नहीं है। तो मेरठ में रोड पर नमाज मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी? बिल्कुल रोड पे अलाउड, बिल्कुल रोड पे अलाउड नहीं है। ईदगाह है, मस्जिद है, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ेंगे। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर आया है। आज पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए यहां पर बीपीएससी को बड़ी राहत दे दी है। इस मामले में दोबारा से एग्जाम को लेकर लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो मांग कर रहे थे दोबारा परीक्षा की, उनको एक तरह से झटका यहाँ पर लगा है। और यहाँ पर 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने के को लेकर जो याचिकाएं थी उनको खारिज करते हुए यहाँ पर बीपीएससी को राहत यहाँ पर मिली है। वही पुरानी बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता है।
अब निश्चित रूप से छात्रों का विश्वास टूटा है, चाहे वो न्याय का मामला हो या आपको ये शिक्षकों के द्वारा जो कही गई तो पेश की गई आपको दलील का मामला हो। इससे बहुत हम लोग क्षुब्ध हैं और निश्चित रूप से यह केस का डिसमिसल नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का कत्ल हुआ है, जो कि जो भी जिनके पास भी साक्षी बात बोल रहे थे, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। सर लेकिन कोर्ट तो तर्कों पर सबूतों पर चलता है, तो सबूत के तो दावे किए जा रहे हैं। हम लोग रुकेंगे नहीं। एक नंदलाल की हत्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका ये करेंगे, लेकिन ये इसमें गलत हुआ है, इस परीक्षा में निश्चित रूप से गलत हुआ है। परमार खेल गए हैं, जो कि गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है, कोई चुप रहने वाला नहीं। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, इस मांग को लेकर लगातार हमने प्रदर्शन होते हुए देखे हैं। अब सड़कों पर तो बहुत तरह के तर्क यहाँ पर दिए जाते रहे कि क्यों दोबारा होनी चाहिए। हाईकोर्ट में क्या डिस्कस यहाँ पर हुआ और कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया इसको खारिज करते हुए याचिका? देखिए, इस मामले पे एनडीटीवी लगातार रिपोर्ट करता रहा है कि पिछले 3 महीने से किस तरह से पूरे बिहार में इस पे हंगामा होता रहा। हमने देखा कि परीक्षा के बाद कैसे छात्रों ने सड़कों पे हंगामा किया, लाठीचार्ज हुई, अरेस्टिंग्स हुई और पिछले 3 महीने से छात्र धरना पे भी बैठे हुए हैं। जितने विपक्षी दल हैं वो भी उनके समर्थन में सड़कों पे उतरे, तो काफ़ी हंगामेदार रहा ये जो पूरा आंदोलन है छात्रों का। वो मांग कर रहे थे कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है उसे रद्द किया जाए। मामला बाद में हाई कोर्ट में पहुंचा और ये याचिका दायर की गई थी छात्रों की ओर से। उन्होंने हाई कोर्ट से इंटरवीन करने की मांग की थी। हाई कोर्ट जो है वो भावना के ऊपर नहीं चलता है, जैसा हम जानते हैं। हाई कोर्ट जो है तथ्यों पर चलेगा, हाई कोर्ट सबूतों पर चलेगा। अब जब कोर्ट में मामला दायर किया गया तो कोर्ट ने सबूत मांगे कि कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, और ये जो पक्ष है, जो याचिका करता है, वो दावा पेश नहीं कर पाए, वो सबूत पेश नहीं कर पाए, और जिसके कारण से सुनवाई के बाद इसे सुरक्षित रखा गया था। और पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं आशुतोष कुमार, उनकी बेंच ने आज फाइनली इस पे फैसला सुनाया और इसे डिसमिस कर दिया, उस याचिका को खारिज कर दिया। तो एक तरह से बड़ी राहत है सरकार के लिए, बीपीएससी के लिए, और छात्रों की जहाँ तक बात है तो उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे कि हाईकोर्ट से कोई राहत मिलेगी, लेकिन वो मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अब छात्रों ने ये घोषणा की है कि वो इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का क्या होता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है छात्रों की तरफ से, लेकिन ज़रूर उनको एक झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले को ले जाया गया था, जहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने जो 17वीं बीपीएससी की सिविल प्रारंभिक परीक्षा है उसको दोबारा करने की मांग जिन याचिकाओं में की गई थी उनको खारिज यहाँ पर कर दिया है। और उम्मीदवारों को एक तरह से झटका लगा है, क्योंकि इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी हुए थे और ये मांग की जा रही थी कि ये परीक्षा दोबारा की जाए, पेपर लीक जैसे आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। तो ये पूरा मामला रहा है जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पर अब दिया है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।